अब जैसे हम जानते हैं कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में चेंज हो जाता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और 100 डिग्री पर वेपर पे। तो ऐसी स्थिति में आप 0 डिग्री में पानी नहीं रख सकते। तो हम देखना चाहते हैं कि जो पानी का टेम्परेचर जब -1 डिग्री है, -2 डिग्री है, तब क्या होता है। जब पानी का स्टेटस क्या है, जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे पानी किस में बदलने लगेगा, बर्फ में, आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो 0 डिग्री पे हम पानी ले, हमें बोले कि 0 डिग्री में पानी पिला दो, तो कोई पिला देगा क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई पानी नहीं पिला सकता। क्यों नहीं पिला सकता? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी बर्फ में बदल गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का पानी कैसे पिला सकता है? तो 0 डिग्री पर हम पानी की स्थिति का अध्ययन नहीं कर सकते या उसकी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि भाई एग्जैक्ट 0 पे होता है तो 0.0 में थोड़ा सा यदि कमी रखें तो क्या होगी पानी की स्थिति, या 0 से दो तरफ से हम 0 की तरफ जा सकते हैं। एक तरफ पॉइंट अपन कम करते गए, बोले अब बस 0.1 बचा, 0.001 माने इधर अधिकतम की ओर, या इधर से हमने कहा कि -1 से हम आ रहे हैं 0 की तरफ। टेम्परेचर -1 था, -4 पे पानी फिर से पानी की स्टेटस में रहता है। -4 डिग्री पर बर्फ नहीं रहती, पानी हो जाता है वो, तो स्टेटस चेंज हो गया, द्रव की स्थिति में आ गया पानी। इसी तरह से मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एक वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। जैसे fx इक्वल टू x² -4 अपान x -2। अब यदि if we take x इक्वल टू 2, यदि हम x की वैल्यू 2 रख देते तो हमें क्या मिलेगा, 4 -4 अपान 2 -2, 0 अपान, और 0/0 एक अनडिफाइंड वैल्यू है। 0/0 एक अनडिफाइंड वैल्यू है जिसे आज तक डिफाइन नहीं किया जा सका है। रिसर्च इज गोइंग ऑन बट नो रिजल्ट आउटकम्स। हमारे पास रिजल्ट के रूप में आउटकम्स कुछ भी नहीं है, रिसर्च गोइंग ऑन है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि वैल्यू जो मैथमेटिकल फंक्शन है x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो जब x को हम 2 की ओर ले जाएंगे, x को हम 2 की ओर ले जाएंगे, जब हम x को 2 की ओर ले जाएंगे तो निश्चित है कि fx भी चेंज होगा। मान लो fx l की तरफ जाता है, x को 2 की ओर ले जाने पर fx किसी पर्टिकुलर नंबर l की तरफ जाता है, तब हम कहते हैं कि l क्या है, लिमिट है। l किसकी लिमिट है, मतलब हम x की वैल्यू को दो तरफ से ले जा सकते हैं। या तो हम ले जाए 3 से 2 की ओर, अब हम 2.5 लिए, फिर 2.2 लिए, फिर 2.1 लिए, फिर 2.001 लिए, फिर 2.01 लिए, फिर 2.001 लिए, फिर 2.301 लिए, फिर 2.401 लिए। हम कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, जब तक एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 2 नहीं होगी ये 0/0 नहीं आएगा। लेकिन हम देखना ये चाह रहे कि हम बहुत समीप पहुंच जाए, 2 के बहुत समीप हो, 2 के बहुत निकट हो, नीयर हो 2 के नीयर हो, अबाउट टू 2 हो, लेकिन 2 ना हो। एग्जैक्ट वैल्यू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू पर फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 2 एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो हम 2 के नियर जाए। हम 2 के नियर दो तरफ से जा सकते हैं। एक तो पॉजिटिव साइड से जैसे मैं जा रहा था, दूसरा नेगेटिव साइड से जा सकते हैं, उसके लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, अब राइट साइड से आ चुके, लेफ्ट साइड से क्या होगा, 1.999 नॉट 2, 1.999, फिर और एक 9 बढ़ा दिया, 1.949, 1.69, 1.79, 1.109। तो क्या होगा, डिफरेंसेस कम होते जाएगा, लेकिन जो fx का मान 0/0 आया है वो 0/0 नहीं आएगा, वैल्यू आएगी।
तो इसी को हम कहते हैं कि लिमिट के लिए कि जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी ऐसे, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जब किसी ऐसी वैल्यू a की तरफ अग्रसर होता है, बढ़ता है, जिसे वो ग्रहण नहीं कर सकता। when x tends to any value, when independent variable in any function tends to that value which cannot be accepted by the function, then function value fx is also tends to a particular value, then function value can be also increased or also tends to get a particular value. That value is called limit at that point. कहने का मतलब यह है कि जब किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर्टिकुलर या किसी डेफिनेट वैल्यू की ओर अग्रसर होता है, बढ़ता है, जिसे कि वह माने एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसे कि वह ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उसके बहुत नजदीक तक जा सकता, उसके जितने नजदीक जाना चाहे जा सकता है, तो वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में से किसी भी दोनों तरफ से यदि बढ़ता है और फंक्शन की वैल्यू यदि एक निश्चित नंबर दोनों तरफ से बढ़ने पर एक निश्चित नंबर की ओर ही जाती है, तो उस निश्चित संख्या को उस फंक्शन की उस बिंदु पर लिमिट कहते हैं। तो उस संख्या को, उस नंबर को उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट कहते हैं। अब इसको हम यदि मैथमेटिकल फॉर्म में कहें कि fx इक्वल टू fx एक फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ, fx फंक्शन है, इट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ x e की ओर पढ़ रहा है, तो इसको हम मैथ में ऐसा दर्शाते हैं कि x टेंड्स टू e, पढ़ते भी इसको यह है कि x टेंड्स टू e, when x टेंड्स टू a प्लस और when x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट साइड से a की ओर बढ़े या राइट साइड से when x tends to a plus राइट साइड से, when x tends to a minus मीन्स लेफ्ट साइड से। जब हम x की तरफ x की वैल्यू को a प्लस से राइट साइड से a की ओर ला रहे हो, या जब हम x की वैल्यूज को लेफ्ट साइड से a की ओर ला रहे हो, तब यदि fx बोथ कंडीशन में एक पर्टिकुलर नंबर l की ओर बढ़ता है, तो l को टेंड्स करता है, तो l इज कॉल्ड, दिस नंबर l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ fx एट पॉइंट x इज इक्वल टू e। तो लिमिट क्या है, लिमिट इज द फंक्शन वैल्यू, लिमिट is the function value at any point, limit is the function value nearer a point which cannot be accepted by the function. Limit is the function value, limit is the function value nearer a point which cannot be accepted by that function. लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लिमिट इसको नोट किया जाता है लिमिट LIM, लिमिट यहां इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है x टेंड्स टू a, फंक्शन fx इज इक्वल टू l। पढ़ा क्या जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। कोई लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, कोई लिमिट अस्तित्व में कब कही जाती, इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू l एंड
limit x tends to a minus fx is also equal to L. It means implies that limit x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx is equal to L. Then L will be limit of function fx at point x tends to a. Now L is called the limit of function fx at point x tends to a. x इक्वल टू a पर L को लिमिट कहा जाएगा यदि x लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ओर से एक ही ओर चलने पर, एक ही ओर अग्रसर होने पर फंक्शन वैल्यू एक निश्चित नंबर L की ओर जाती है। हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं या राइट हैंड साइड से जाएं, दोनों ही ओर से जाने पर यदि फंक्शन की वैल्यू किसी बिंदु की ओर जाने पर फंक्शन वैल्यू एक निश्चित नंबर की ओर जाती है, तो उस नंबर को, उस डेफिनेट नंबर को उस फंक्शन की लिमिट कहा जाता है। तो इसको इस रूप में दिमाग में रखना। नोटेशन भी बता दिया, डेफिनेशन जो इसमें दी है वो तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं। तो लिमिट दो तरह की होती है, ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये कहलाती है राइट हैंड लिमिट। इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट से जाते हैं माने मिनिमम से अधिकतम की ओर, तो लेफ्ट हैंड हो गई। लाइन नंबर पे हम दो तरह से जा सकते हैं किसी नंबर की ओर, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। 1 है तो 1 पे हम 0 की तरफ से आ सकते हैं या 2 की तरफ से आ सकते हैं। तो जब लेफ्ट की साइड से आते हैं 0 की साइड से लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस से, और जब अधिक से आते हैं तो राइट हैंड साइड। तो हमें दोनों लिमिट निकालनी है, दोनों लिमिट को शो करना है। अब लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं वो सुनो। किसी भी लिमिट को निकालने के लिए हम x की वैल्यू जैसे यहां पर था तो हम यहां क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू ए प्लस एच, x इक्वल टू ए प्लस एच ले लेते हैं। ए तो रख नहीं सकते, एग्जैक्ट ए तो हो ही नहीं सकती, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ए प्लस एच वेयर एच इज सो स्मॉलर एच टेंड्स टू 0। कहने का मतलब हमने ए प्लस एच लिया है, ए में थोड़ा सा x इक्वल टू ए प्लस एच वेयर ए एच टेंड्स टू 0 या x इक्वल टू ए माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट लेना x इक्वल टू ए माइनस एच और राइट हैंड लिमिट लेना है तो हम रखते हैं x इक्वल टू ए प्लस एच और कहते हैं भैया h हमारा इतना 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 छोटू सा है, माने इतना स्मॉलर है, इतना स्मॉलर है कि उसको 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हो, नेग्लिजिबल है। इतना स्मॉलर है कि हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अब मतलब ये हम कह सकते हैं कि हमें 2 के करीब जाना था, हमने कहा 2.101। अब 2.101 का डिफरेंस 2 से निकालोगे तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाए 100 और उसके बाद 1। इसका मतलब कितना हुआ, डिफरेंस कितना है 10⁻⁻100। कितने का डिफरेंस है 10⁻⁻100, बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है। अब हम जा रहे हैं 1.999999 लगा दिया 100 से, तो 1.2 की तरफ जा रहे थे 1.9999। अब डिफरेंस निकाला तो बोले यार 0.9901 मिल रहा है, तो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी। डिफरेंस रहना चाहिए, दोनों नंबर के बीच डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस सो स्मॉलर, जितना आप कर सकते हो स्मॉलर उतना स्मॉलर कर दो। इसलिए कहा जाता है कि इतना स्मॉलर h है हमारा, जो हम ले रहे हैं वो h इतना स्मॉलर है, उसे 0 की इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट के। ओके, अब 17A की एक्सरसाइज 17A जो है उसको देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, वेयर fx इक्वल टू 2x plus 3 when x is less than RCM to 0 or 3x plus 1 x is greater than 0।
ये पहले तो क्वेश्चन समझ लो, ये हमें निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर निकालना है। और उसके लिए कह रहा है कौन से फंक्शन की, इस fx की। और fx की वैल्यू यदि x की वैल्यू 0 या 0 से स्मॉलर है, इफ द वैल्यू ऑफ x टेकन वैल्यू ऑफ x इज लेस देन आर सेम टू 0, देन फंक्शन विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3। जब हम x की वैल्यू 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक लेते हैं तो फलन हमारा फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल टू 2x प्लस 3। लेकिन हम जैसे ही 0 से ग्रेटर लेते हैं, माना 0.1 भी लिया, तो फंक्शन वैल्यू होगी 3x प्लस 1। अब हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 fx निकालनी है, तो इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, दोनों इक्वल आएंगे। तो कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू, जब x टेंड्स टू 1 fx, तो जब x 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, किससे दे रहा है, 1 से छोटा है, पक्का है कि 1 से छोटा है तो भी यही रहेगा, 1 से बड़ा है तो भी वही रहेगा, क्योंकि 0 से छोटा होने पे हो रहा है। तो यहां पर फिर से हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू क्या रहेगी, x से छोटे, 1 से छोटे के लिए बोला है तो ये 1 से ये आ जाएगी 3x प्लस 1। क्या हो गया भैया, 3x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, x की जगह पर हम कर देते हैं h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, या 1 मिनट और ज्यादा बेटर समझ में आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लेट x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 1 माइनस, ये तो अपन शो कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू तो 1 से जा रहे हैं इसलिए 3x प्लस 1 ही रहेगी, क्योंकि ये 0 से x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो तो 1 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी 3x प्लस 1। अब राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, तो यहां पर चूंकि दोनों के लिए सेम वैल्यू दे रहा है तो हम x टेंड्स टू 1 के लिए ले सकते हैं, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। हमें मालूम है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, जिसकी लिमिट निकालना है, जिस पर टेंड्स कर रहा है, जिसकी ओर प्रवृत्त हो रहा है या जिसकी ओर अग्रसर हो रहा है x, वो पॉइंट वो x से नहीं ले सकता। फंक्शन वो पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर नहीं निकालना है, वो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। x टेंड्स टू 1 तो मैंने x की वैल्यू 1 ले ही नहीं सकती, तो x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। हमने कहा ठीक है 1 प्लस h ले लेते हैं, और 1 प्लस h ऐसा है कि h हमारा बहुत छोटू सा, बहुत स्मॉलर सा है, ठीक, h टेंड्स टू 0। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, लिमिट, यहां से इसको हम हटा देंगे, अब लिमिट किस पे हो गई, h टेंड्स टू 0, क्योंकि वेरिएबल हमारा बदल जाएगा। 3 x के प्लेस पे हमने रख दिया, x के प्लेस पे क्या रख देंगे, x इक्वल टू 1 प्लस h प्लस 1। इसको हमने सॉल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस h, और सॉल्व किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 2 जा 6 प्लस 3h, ठीक है। चूंकि 6 के सामने h बहुत स्मॉलर सा है, बहुत स्मॉलर सा है, नेग्लिजिबल है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट, क्या नोट करते हैं, अप्लाइंग लिमिट, तो अप्लाइंग लिमिट इसको अपन नोट कर देते हैं, लिमिट
x टेंस टू -1 1 माइनस या x टेंस टू 1 ही कर दो, x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू अप्लाइंग लिमिट। जैसे ही कहा तो हम क्या करते हैं कि लिमिट शब्द को हटा देते हैं और h की जो वैल्यू h टेंस टू 0, h नेग्लिजिबल है, इसलिए हम 6 + 3 इंटू h की वैल्यू रख दी 0। तो हम मिल गया ये कि लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू 6। जब हमारा फंक्शन, इस फंक्शन में x 1 की ओर जाएगा तो हम 1 की ओर जब जाएंगे, चाहे लेफ्ट साइड से जाए चाहे राइट साइड से जाए, fx किस तरफ जाएगा, fx 6 की ओर जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था लिमिट x टेंस टू 0। अब पूरी लिमिट इस पे डिफाइंड है तो इस पे हम निकालेंगे व्हेन x इज लेस देन 0। पहली कंडीशन x इज लेस देन 0, देन लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब fx जब 0 से छोटा हो तो क्या है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, यहां रख दिए 2x प्लस 3, then x tends to -1 1 minus, then limit x tends to 1 minus 2x plus 3। अब अपन कर लेते हैं क्या, लेट x इज इक्वल टू, ये 1 माइनस है, लेफ्ट हैंड का आएगा 1 की तरफ जा रहा है तो 1 से छोटा होना, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड में कहा जाते हैं स्मॉलर से ग्रेटर की ओर और राइट साइड में ग्रेटर से स्मॉलर की ओर। तो लेट x इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h टेंस टू 0, ये हर जगह नोट करना है। अब रख देते हैं अपन लिमिट, लेफ्ट साइड में मत नोट करना, x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट। अब पहले तो x की जगह पर क्या आ गया, h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0 और 2x के प्लेस पे क्या आ गया 1 माइनस h प्लस 3। अब इसको हमने सॉल्व किया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस भी कर सकते हैं, 0 माइनस यहां हो गया 2 माइनस 2h प्लस 3, ठीक है। और अप्लाइंग लिमिट, तो अप्लाइंग लिमिट अब जब सिंप्लीफाई कर लो, सरल हल कर लो, सरलीकृत कर लो, तो लिमिट को अप्लाई कर दो। अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब अपन आते हैं, क्या मिला अपने को, लेफ्ट हैंड लिमिट मिली 5, राइट हैंड लिमिट इसको मिटा के यहीं कर देता हूं, राइट हैंड लिमिट, ताकि अपनों को भी दिक्कत ना हो। अब सेकंड कंडीशन है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, देन लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, सर ये 1 लिखा है अपन ने, ये 0 पे था, सॉरी बेटा, इसमें चेंज कर लेना, 0 माइनस, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिमिट। हम लिमिट पढ़ना चाह रहे हैं और लिमिट के पहले हमें ये जानना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। 10th में हमने 2 वेरिएबल्स इक्वेशन पढ़े हुए हैं, जिसे साइमल्टेनियस इक्वेशन और हिंदी में युगपत समीकरण कहते थे। वो आप लोगों ने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो पहली चीज होती है कि रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन के लिए क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इन विच
one variable is converted in the terms of second. Relation between two variables where one variable can be represented in the terms of second. When we represent one variable in the term of second variable, then second variable is known as dependent variable, while let x plus y is equal to 5, then now we can write it y is equal to 5 minus x. Here x is independent variable and y is dependent. x की सारी वैल्यूज पर x और y के बीच एक रिलेशन लिया हमने, x और y के बीच एक रिलेशन है और y इसमें हम y को x के टर्म्स में, x के पदों में नोट कर सकते हैं। तो अब y जो है हमारा वो x पर निर्भर करता है। जब हम x की वैल्यूज रखेंगे तो हमें y मिलेगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और ये डिपेंडेंट। तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब प्रश्न उठता है तो ये तो होगा रिलेशन कि रिलेशन क्या है। ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। हम यहां पर एक और चीज कर सकते हैं कि y चूंकि x पर निर्भर है, डिपेंडेंट वेरिएबल को y को हम नोट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ x बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन x। सिंस वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन value of independent variable x, then we can write it function of x. Y is the function of x because it depends on the value of independent variable x. So fx is equal to 5 minus x, y equal to 5 minus x और y को हमने चेंज कर दिया fx equal to 5 minus x. Now fx is the function. लेकिन फंक्शन की भी एक विशेषता है कि x की एक वैल्यूज के लिए y की सिंगल वैल्यूज ही मिलना चाहिए। सारे ऐसे रिलेशंस x और y के सारे ऐसे रिलेशन जिसमें हम y को x के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। जो परतंत्र चर है वो स्वतंत्र चर के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। परतंत्र चर को स्वतंत्र चर के पदों में व्यक्त किया जा सके और स्वतंत्र चर के मान के लिए परतंत्र चर का केवल और केवल एक ही मान हो सकता है। स्वतंत्र चर के एक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए या एक मान के लिए परतंत्र चर का केवल एक ही मान हो सकता है। लेकिन स्वतंत्र चर के सभी अलग अलग मानों के लिए परतंत्र चर का एक मान हो सकता है। यदि हम x की वैल्यूज बदलते जाएं और y का मान समान हो तो चलेगा, लेकिन x का मान 1 है और y की भी जो वैल्यू आ रही है वो एक ना आके 2 आए, y की 2 वैल्यूज आए। यदि y 2 वैल्यूज देता है x की सिंगल वैल्यू पे तो ऐसा कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तभी होगा जबकि x के एक मान के लिए y का एक ही मान आए। ऐसा हो सकता है कि x के सभी मानों के लिए y की एक ही मान आए। ऐसा संभव है कि x के अलग अलग मानों के लिए y का एक ही मान आए। जैसे हमने कहा कि y इज इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू 5 है, ये एक रिलेशन है। तो ऐसी स्थिति में x का मान 0 से हम x का मान 0 से प्लस इंफिनिटी और x का मान 0 से माइनस इंफिनिटी तक ले जाएंगे, तब भी y का मान 5 ही रहेगा। अब ये कैसे है, fx इक्वल टू 5 दे दे तो ये ओरिजिन है, ये x एक्सेस हो गई, ये y एक्सेस है। तो x अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सेस विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 5, y इज इक्वल टू
5, एक्स अक्ष के समांतर एवं उससे 5 की दूरी पर जो स्ट्रेट लाइन है उसका समीकरण होता है y is equal to 5. An equation of straight line which is parallel to x-axis and at distant 5 with the origin is known as y is equal to 5. We can write it also fx equal to 5. It is the equation of function. तो यहां पर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y इक्वल टू 5, x की वैल्यू 4 रखें तो x की वैल्यू माइनस में रखें. हम इधर से इधर जाएं और इधर से इधर जाएं क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कांस्टेंट होती है. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर कांस्टेंट. सो वैल्यू ऑफ y विल बी फिक्स व्हाइल वैल्यू ऑफ x इज वेरिएबल. ये 0 से प्लस इंफिनिटी चले जाओ, वो 0 से माइनस इंफिनिटी चले जाओ, y फिक्स है. तो मैं कह रहा हूं ये फंक्शन है, ये फंक्शन है. x के अनेक मान के लिए y का एक ही मान हो सकता है, लेकिन x के एक मान के लिए y के दो मान नहीं हो सकते. मान लो हमने एक फंक्शन लिया fx इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमारा क्या है, फंक्शन हो गया fx इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 2 लिया हमने, सॉरी इसको दे देता हूं एक्स स्क्वायर में अंडर रूट एक्स. x की वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट एक्स. अब क्या है, व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 4, जब हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या होगा, fx y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 5 माइनस यहां पर क्या आया x अंडर रूट 4. तो अंडर रूट 4 में क्या हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2. प्लस लेने पर y इज इक्वल टू fx इक्वल टू 5 माइनस 2. प्लस लेने पर 5 माइनस 2 हो गया तो ये आया 3 एंड माइनस टेकिंग माइनस साइन. टेकिंग माइनस साइन में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 पर y के 2 वैल्यूज हैं. यहां पर जब हम मैपिंग करते हैं, मान लो ये x है ये y है, तो y में x की वैल्यू जब 4 होगी तो वहां y क्या क्या होगा, y की वैल्यू 3 और 7, ये बन गया ये. x की वैल्यू 16 तो फिर y की 2 वैल्यूज होंगी. तो ऐसा कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. तो ये होगा फंक्शन कि टू वेरिएबल्स के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें x की वैल्यू के सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू आती हो, लेकिन x की सभी वैल्यू के लिए y की वैल्यूज सेम हो सकती है. तो फंक्शन ऑफ फंक्शन मैंने क्या बताया, फंक्शन पढ़ा. फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x प्लस 7 लेके चल रहा हूं. अब क्या है कि देयर आर 2 वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इन एनी फंक्शन देयर आर 2 वेरिएबल्स, one is independent and second is dependent on the independent variable. It means जो वेरिएबल डिपेंडेंट है y, that is called function. अब क्या है, यहां पर जब हम बढ़ते हैं हम देखते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू में जब हम चेंज करेंगे तो किसकी वैल्यू में चेंज होगा, fx की वैल्यू में भी चेंज होगा. when we change the value of independent variable x, then value of dependent variable will be also changeable, also change. जब हम इंडिपेंडेंट किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होती है. ये बात समझ में आ गई. अब
कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें किसी मान को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब मैं ऐसा फंक्शन लेता हूं जिसमें जो जैसे आपने कहा कि सोडियम है, सोडियम 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उठता है, उसे मिट्टी तेल के अंदर रखा जाता है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम जल सकता है। किसके बीच में संबंध है? सोडियम की स्टेटस और टेम्परेचर के बीच में। तो हमने कहा ठीक है 27 डिग्री पे नहीं ले जाएंगे, 27 डिग्री पे टेम्परेचर को 27 डिग्री नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि जब 26.9 होगा तब सोडियम का स्टेटस क्या होता है, और जब टेम्परेचर 27.1 होगा तब सोडियम का स्टेटस क्या होता है। इसी तरह से